गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 6 शासन का संगठन में। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। इससे पहले मैं आपको विधायिका पढ़ा चुकी हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये दूसरा पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो कार्यपालिका का है। तो कार्यपालिका किसे कहते हैं या कार्यपालिका का अर्थ क्या है? तो कार्यपालिका शासन का वो भाग होता है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करता है, और साथ ही कार्यपालिका शासन की धुरी होती है जिसके चारों ओर समस्त प्रशासनिक यंत्र घूमता है। जब मैंने आपको विधायिका पढ़ाई थी तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कोई भी जब राज्य की संकल्पना की गई तो उसमें राज्य के 3 मुख्य कार्यों को निर्धारित किया गया था। एक पहला जो कानून बनाएगा, दूसरा जो कानून का क्रियान्वयन करेगा, और तीसरा जो अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करेगा। तो इस संदर्भ में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन किया गया था। तो उसी संदर्भ में कार्यपालिका वो होती है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है, और इसी संदर्भ में ये शासन की धुरी होती है, क्योंकि कानूनों के बनाने से ज़्यादा उसका क्रियान्वयन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादा ब्रॉड आस्पेक्ट वाला होता है, ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लोगों के सहयोग की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा बड़ा प्रशासनिक अमले की ज़रूरत होती है। इसीलिए कार्यपालिका शासन की धुरी बन जाती है। अब जब हम कार्यपालिका का अर्थ पढ़ते हैं तो इसके 2 अर्थ निकाले जाते हैं। संकुचित अर्थ में कार्यपालिका किसे कहते हैं और व्यापक अर्थ में किसे कहते हैं। संकुचित अर्थ में जब हम बात करते हैं तो केवल राजनीतिक कार्यपालिका को इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद इसमें शामिल होती है। लेकिन अगर हम व्यापक अर्थ में देखते हैं इसके अर्थ को, जो कि ज़्यादा माना जाता है और इसी संदर्भ में कार्यपालिका को एग्जैक्टली समझा जाता है, जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ स्थायी कार्यपालिका, जिसे कि प्रशासन कहते हैं, दोनों को सम्मिलित किया जाता है। और राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ सभी संस्थाएं और एजेंसियां जिनका संबंध राज्य की इच्छा के क्रियान्वयन से होता है वो कार्यपालिका में शामिल की जाती हैं। तो आज के टाइम में कार्यपालिका का जो अर्थ है वो व्यापक संदर्भों में ही समझा जाता है, केवल राजनीतिक कार्यपालिका को नहीं माना जाता है। उसके बाद आपके टॉपिक आता है कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका के प्रकार देखिए, आपकी बुक में 5 तरह के दे रखे हैं। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, एकल और बहुल कार्यपालिका, वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका, उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका। अब ये इसमें बहुत छोटा छोटा है और एक एक लाइन आपको खाली लिखनी है, इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में किया नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी कि ये क्या है ना। पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझिएगा कि आप ऐसे नहीं समझिएगा कि एक देश में एक ही टाइप की कार्यपालिका होगी, यानी कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका होगी तो वो अलग अलग होगी। ये मल्टीपल हो सकती है। जैसे भारत में स्थायी कार्यपालिका भी है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका भी पाई जाती है। हम एकल कार्यपालिका सिस्टम में भी आते हैं, हम निर्वाचित कार्यपालिका हैं, और हम उत्तरदायी प्रकार की कार्यपालिका हैं। यानी कि इन 5 विशेषताओं में से एक एक विशेषता भारत में पाई जाती है या उन देशों में पाई जाती है जहाँ पर कि संसदीय प्रणाली है, और इनमें से 2 या 3 विशेषताएं उस देश में पाई जाएंगी जहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी। तो इनको इसी तरह से समझना है। मैं पहले भी आपको कई कॉन्सेप्ट में ये समझा चुकी हूँ कि आपको कभी भी अलग अलग करके नहीं समझना है कि अगर एकल और बहुल में है तो फिर भारत में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका कैसे हुई। ये एक ही कार्यपालिका के अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं। तो पहली देखिए, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी प्रकार की होती है और निर्वाचन पर निर्भर करती है, और 5 सालों के लिए, जैसे भारत के संदर्भ में हम देखें तो 5 सालों के लिए चुनी जाती है। तो और जबकि स्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है? स्थायी कार्यपालिका वो होती है जो प्रशासन जिसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। इसके जो अधिकारी होते हैं वो सेवानिवृत्ति तक कार्य करते हैं, और इसीलिए इसे स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो भारत में दोनों पाई जाती हैं, राजनीतिक कार्यपालिका भी पाई जाती है और स्थायी कार्यपालिका भी पाई जाती है। दूसरा है संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती हैं, ये भी भारत में पाई जाती है। संवैधानिक कार्यपालिका एक्चुअली किसे कहते हैं? जिसके हाथ में वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती शासन की, यानी कि ये जो संवैधानिक
कार्यपालिका होती है ये राज्य करती है, शासन नहीं करती है। जबकि स्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है, वो जो वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करती है। तो सिद्धांततः मतलब थ्योरेटिकली जिसके पास पावर होती है उसे संवैधानिक कार्यपालिका कहा जाता है, और एक्चुअल पावर जिसके पास होती है उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका होते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होते हैं। उसी तरह से इंग्लैंड में वहाँ के सम्राट संवैधानिक कार्यपालक होते हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो संसदीय प्रमुख होते हैं वो वास्तविक कार्यपालक होते हैं। इसी प्रकार से तीसरी है एकल और बहुल कार्यपालिका। ये देखिए मैंने थोड़ा आप देख भी रहे हैं ऊपर मैंने 50+200 लिखा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़ा भी है। आपसे इसमें 50 वर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 200 वर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 50 वर्ड में आपसे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकल कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, बहुल कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, या एकल और बहुल कार्यपालिका में क्या अंतर होता है, एकल कार्यपालिका के प्रमुख गुण और दोष बताइए, बहुल कार्यपालिका के प्रमुख गुण और दोष बताइए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। या पूरा एक 200 वर्ड का क्वेश्चन आपको बना के पूछा जा सकता है कि एकल और बहुल कार्यपालिका में अंतर से आप क्या समझते हैं, इनके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तो मेरा आपको कहना है कि आप 50-50 वर्ड्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लीजिए। बड़ा पूछते हैं तो आप उसको कंबाइन करके लिख दीजिएगा, और अगर छोटा पूछते हैं तो आपके 50 वर्ड्स में तैयार होंगे। इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो PDF जो मैंने सेंड की हैं क्वेश्चन आंसर की वो खोल के देखी हैं तो आप उसमें से भी कुछ टॉपिक आराम से तैयार कर पाएंगे। तो एकल और बहुल कार्यपालिका में क्या अंतर होता है? यदि कार्यपालिका की अंतिम शक्ति, समूची शक्ति यानी कि पूरी की पूरी शक्ति अंतिम रूप से एक ही व्यक्ति में निहित होती है तो उसे कहते हैं एकल कार्यपालिका। और इसके विपरीत अगर कार्यपालिका की शक्तियाँ कुछ व्यक्तियों की एक समिति में निहित रहती है तो उसे कहते हैं बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का सबसे बेहतरीन या क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को माना जाता है। लेकिन भारतीय कार्यपालिका जो है वो भी एकल कार्यपालिका में मानी जाती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद तो पूरी एक समिति है। लेकिन नहीं, आप टर्म याद कीजिए, आर्टिकल 74(3) जो कहता है कि कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगी। ये जो टर्म यूज़ किया गया है सामूहिक रूप से, ये वास्तव में हमारे यहाँ जो मंत्री परिषद है उसको एक इकाई का रूप दे देता है, यानी कि वो एक ही मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में अगर मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो भले ही वो किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जाए, लेकिन वो पूरी की पूरी कार्यपालिका के खिलाफ माना जाता है। और अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो वो मंत्री नहीं जाता, पूरी की पूरी सरकार जाती है। तो इस सामूहिकता के सिद्धांत के कारण ही हमारे यहाँ की इंग्लैंड और भारत की जो मंत्री परिषद है वो एकल कार्यपालिका में मानी जाती है। तो एकल कार्यपालिका के उदाहरण कौन से हो गए? अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया, भारत, इंग्लैंड और कनाडा आदि में जो प्रधानमंत्री हैं वो। बहुल कार्यपालिका का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण स्विट्ज़रलैंड का स्विस संघीय परिषद होता है, जो जिसे कि वहाँ बुंदेसराट कहा जाता है। ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में आएगा। इसमें कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती, बल्कि 7 लोगों की एक परिषद चुनी जाती है, जिसमें से बारी बारी से संघ के राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, ये रोटेशन से चुने जाते हैं, तो उसको कहा जाता है। एकल कार्यपालिका के प्रमुख गुण कौन से होते हैं? ये शीघ्रता से निर्णय ले सकती है, यानी कि जल्दी निर्णय लेते हैं, ये ग्रुप में होते हैं, इसीलिए शासन नीति की एकरूपता बनी रहती है, कार्रवाई की गोपनीयता, प्रशासन में दृढ़ता आदि बनी रहती है। और बहुल कार्यपालिका के गुण क्या होते हैं? इसमें शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होता है, अधिक अच्छे निर्णय लिए जाते हैं,
इसमें आकस्मिक परिवर्तन की संभावना कम रहती है। तो अब इनका कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो बहुल कार्यपालिका के जो प्रयोग हैं वो बड़े देशों में जनरली विफल हो जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में ये इसलिए है क्योंकि एक तो उनका बहुत लंबा ऐतिहासिक डेवलपमेंट जो रहा है वो उसी तरह का रहा है। स्विट्ज़रलैंड की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट टाइप की है, इसीलिए वहाँ ये कार्यपालिका थोड़ी सफल हो पाई है। साथ ही सिचुएशन ये भी है कि वो छोटी कंट्री है, बड़े देश जो होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा कारगर नहीं रहता है। उसके बाद आता है वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। तो वंशानुगत जहाँ पर सत्ता प्राप्ति जो है वंश के अनुसार होती है, जैसे ब्रिटेन में वहाँ के जो सम्राट हैं वो ही राष्ट्रपति या शासन के प्रमुख जो बनते हैं वही बनते हैं। और निर्वाचित कार्यपालिका जिसमें कार्यकारी का चुनाव जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका में डिफरेंस क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है वो उत्तरदायी कार्यपालिका कहलाती है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली जिसमें कि कार्यपालिका किसी भी रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है उसे अनुत्तरदायी कार्यपालिका कहते हैं। जैसे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो वहाँ की कार्यपालिका शक्ति हैं, लेकिन वो वहाँ की जो विधायिका है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है बल्कि संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं। तो ये उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका का अंतर होता है। उसके बाद आपके आता है कार्यपालिका के विभिन्न प्रतिमान। इस पे आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इसमें ये क्योंकि बहुत डिटेल है तो इसमें एक अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें कुल हैं जैसे संसदीय शासन जो कि क्लासिकी इंग्लिश प्रतिमान माना जाता है, यानी कि जब शुरू हुआ था ये संसदीय शासन प्रणाली तब का माना जाता है। दूसरा कैबिनेट शासन जो कि आधुनिक इंग्लिश प्रतिमान माना जाता है। प्रधानमंत्री शासन जो कि नवीनतम इंग्लिश और भारतीय प्रतिमान माना जाता है। अध्यक्षीय शासन जिसको कि अमेरिकी प्रतिमान भी कहते हैं। राष्ट्रपतीय शासन जिसे फ्रेंच प्रतिमान भी कहते हैं। और बहुल कार्यपालिका जिसे कि स्विस प्रतिमान भी कहते हैं। मतलब कार्यपालिका के कौन कौन से मॉडल्स हैं जो कि विभिन्न देशों में कार्यपालिकाओं का जो विकास हुआ उसमें उस देश की ऐतिहासिक स्थिति या उस देश का जो ढांचा है, उस देश में जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार किस प्रकार की कार्यपालिका डेवलप हुई है, उसके अनुसार ये मॉडल्स की बात होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का आप समझ सकते हैं ब्रिटेन में जन्म हुआ था 18वीं शताब्दी में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, पोलैंड, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसकी क्या विशेषता होती है कि कार्यपालिका विधायिका में से चुनी जाती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली की ये विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली संसद बनाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, और हमारी जो कार्यपालिका है यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और अपनी अलग कार्यपालिका बनाते हैं, लेकिन अंतिम रूप से वो उत्तरदायी विधायिका के प्रति रहते हैं, लोकसभा के प्रति रहते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं? संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। राष्ट्रपति जो होते हैं संवैधानिक प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो वास्तविक प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। संसदीय कार्य प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है उसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। इन्हें वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष कहा जाता है। ये सरकार के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं, सदन के नेता होते हैं, मुख्य कार्यपालक होते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशासन के संचालक होते हैं और एक बहुत ही शक्तिशाली नेता हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व तो मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे यहाँ जिस तरह से है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में संसद सत्ता का केंद्र होती है। संसद की कार्यपालिका, संसद जो होती है वो सत्ता का केंद्र के संदर्भ में होती है कि वो कार्यपालिका को निर्देशित और नियंत्रित करती है, यानी कि
उत्तरदायी होने के साथ साथ जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे साधन अपनाए गए हैं, बजट प्रणाली है, विधायी जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो है, उसके द्वारा जो विधायिका होती है, संसद होती है, वो कार्यपालिका को नियंत्रित निर्देशित करती रहती है। तो इसकी मिसाल मतलब इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो इंग्लैंड और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में ये देखने को मिलती है सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से नहीं। व्यवहारिक रूप से हम आजकल थर्ड नंबर की जो देखिए इसमें थर्ड नंबर जो था प्रधानमंत्री शासन, उसके आगे लिखा हुआ है नवीनतम इंग्लिश और भारतीय प्रतिमान, यानी कि आजकल जो प्रतिमान मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री शासन का है, जबकि क्लासिकी इंग्लिश प्रतिमान जो है वो सैद्धांतिक रूप से माना जाता है। फिर उसके बाद आता है कैबिनेट शासन। कैबिनेट शासन की क्या खासियत होती है कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें जो मंत्रिमंडल और संसद के पारस्परिक संबंध होते हैं उनके क्षेत्र में परिवर्तन आ जाता है और संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर कैबिनेट शासन पद्धति अपना ली जाती है। इसकी क्या खासियत होती है कि कैबिनेट की मुख्य भूमिका क्यों है, संसद से ऊपर क्यों भूमिका बन जाती है, क्योंकि कैबिनेट उन कामों को करती है, राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है, समस्त प्रकार के प्रशासनिक कार्य कैबिनेट के द्वारा किए जाते हैं और कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं। संसद में जितने विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं वो कैबिनेट के मार्गदर्शन में तैयार किए जाते हैं। कैबिनेट ही वित्तीय स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है। देश और देश के बाहर सभी उच्च स्तरों पर जो नियुक्तियां की जाती हैं वो कैबिनेट के द्वारा की जाती हैं। संसद में कौन सी कार्यवाही कब की जाएगी, उसका अधिवेशन कब होगा, उसका अवसान कब होगा, किस प्रकार का उद्घाटन भाषण दिया जाएगा, ये सब तैयारियां कौन करता है, कैबिनेट करता है। और इसके साथ साथ ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो लोकसभा का मतलब संसद का जो निचला सदन होता है यानी लोकसभा होता है उसको भंग करने का सिफारिश करने की शक्ति भी कैबिनेट के पास में होती है। तो कुल मिलाकर के संसदीय प्रणाली में क्योंकि कार्यपालिका वही बनाते हैं, वो दल ही बना पाता है जो कि बहुमत प्राप्त करता है। तो जो दल बहुमत प्राप्त कर लेता है वो अपनी कार्यपालिका बना लेता है। तो बेसिकली जो मंत्री परिषद होती है वो जो निर्णय लेती है वही संसद में लागू होते हैं, क्योंकि उन्हीं की मेजॉरिटी होती है, उन्हीं का बहुमत होता है। तो ये कैबिनेट शासन होता है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री शासन। प्रधानमंत्री शासन की क्या खासियत होती है, ये आजकल का जो नवीनतम है ये इमर्जिंग इंग्लिश एंड इंडियन मॉडल है, यानी कि उनके यहाँ भी यही ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है और हमारे यहाँ भी किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि शक्ति का केंद्र जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये किस संदर्भ में बनते हैं, जब देखिए चुनाव प्रणाली का जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ जो आम चुनाव होते हैं उनको आजकल किसी पार्टी लाइन के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तित्व के आधार पर लड़ा जाने लगा है। जैसे आप सभी पिछले 2 बार से लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पे फोकस नहीं थे बल्कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी पर फोकस थे, यानी कि किसे आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उनकी क्या पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है या वो किन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, इस पर बहुत कम डिबेट हुई, बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया। बल्कि इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया कि नरेंद्र मोदी ज़्यादा अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे या राहुल गांधी अच्छे साबित होंगे। तो देश ने माना कि नरेंद्र मोदी ज़्यादा अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे, तो हमने उन्हें चुन लिया। तो ये जो चुनाव प्रणाली है वो एक्चुअली मंत्रिमंडल का जो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है ये अब औपचारिक प्रकार का रह गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जो हैं वो सर्वे सर्वा के रूप में सामने आए हैं। केवल संसदीय प्रणाली में नहीं बल्कि मंत्री परिषद में भी स्थिति बहुत बदल गई है। पहले के जो मंत्री हुआ करते थे, जो संसदीय प्रणाली का क्लासिक मॉडल है, उसमें वो प्रधानमंत्री के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन आजकल की जो मंत्री परिषद है वो प्रधानमंत्री के अधीनस्थ मंत्रियों के रूप में होते हैं। मतलब उनकी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्थिति नहीं होती, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही काम करते हैं। तो कैबिनेट की जीवन और मृत्यु का केंद्र जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसके साथ ही
के जो मंत्री होते हैं वो सहयोगी के स्थान के रूप में नहीं होते बल्कि अधीनस्थ के रूप में होते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो शासन है वो नवीनतम भारतीय प्रतिमान आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने जो प्रधानमंत्री का है। उसके अलावा संसद के विघटन का निर्णय भी प्रधानमंत्री ही बेसिकली राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं कि हमें अब वो नहीं रह गया है तो आप इसे भंग कर दीजिए। तो ये जो विघटन का निर्णय है ये प्रधानमंत्री ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पॉइंट। तो ये जो है प्रतिमान ये प्रधानमंत्री शासन का प्रतिमान है। उसके बाद में आता है अध्यक्षीय प्रतिमान। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है इसको अमेरिकी प्रतिमान कहा जाता है, नाम से पता चल रहा है आपको। अमेरिका में सबसे बेहतरीन रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली, फिलीपींस, साउथ कोरिया, साउथ वियतनाम, इन देशों ने भी इस प्रणाली को अपनाया है। तो अमेरिकी मॉडल जो होता है इसकी क्या विशेषता होती है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग, यानी कि ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करते हैं। तीनों एक दूसरे के काम में किसी प्रकार के दखल नहीं देते हैं। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के पूर्ण रूप अधीन रहता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं और अपनी पसंद के लोगों को उसमें शामिल करते हैं। इस राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति केंद्र का अभाव होता है, यानी कि तीनों में से कोई भी पाया बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती बल्कि संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। और यानी कि अगर विधायिका चाहे तो जैसे हमारे यहाँ अगर लोकसभा चाहती है तो मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटा सकती है, लेकिन अमेरिका में इस प्रकार से कुछ नहीं किया जा सकता है। और साथ ही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चाहें तो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में इस प्रकार से वो कुछ नहीं कर सकते। विधानमंडल को भंग करने की राष्ट्रपति के पास में कोई शक्ति नहीं होती है। तो ये राष्ट्रपतीय शासन जो अध्यक्षीय शासन है ये अमेरिका का है। उसके बाद में आता है राष्ट्रपतीय शासन का फ्रेंच मॉडल। फ्रेंच मॉडल देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का मॉडल है। ये राष्ट्रपतीय प्रतिमान है लेकिन ये अमेरिका से अलग है। अमेरिका का अध्यक्षीय शासन अलग है और फ्रेंच प्रतिमान अलग है। फ्रेंच में क्या किया गया है कि फ्रेंच प्रतिमान को अर्ध राष्ट्रपतीय और अर्ध संसदीय कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर ना तो राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है ना प्रधानमंत्री। तो इन लोगों ने कैसा किया है, 1958 में इनका जो डिगॉल संविधान बना था, एक फ्रेंच लोग जो हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री के बच्चों ने अगर पढ़ा हो तो वहाँ कई बार संविधान का निर्माण हुआ है और 1958 में उनका लेटेस्ट संविधान बना था जो कि उनका 5वां संविधान है और उस संविधान के आधार पर अब वहाँ पर शासन चलाया जाता है। तो इसमें क्या किया गया है, एक शक्तिशाली राष्ट्रपति बनाया गया है जिसको सभी प्रकार के वास्तविक अधिकार प्राप्त होते हैं और 7 वर्ष के लिए इसे चुना जाता है और ये केवल महाभियोग की प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं और वो प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। साथ ही इसमें एक प्रधानमंत्री की भी व्यवस्था की गई है जिसके अधीन एक मंत्रिमंडल होता है और ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी हैं, संवैधानिक कार्यकारी नहीं है बाकी देशों की तरह। वहाँ पर राष्ट्रपति के पास में वास्तविक शक्तियाँ हैं। साथ ही प्रधानमंत्री पद का भी गठन किया गया है जो कि अपनी मंत्रिमंडल बनाता है और वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं उसका निर्वाचन संसद नहीं करती। हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा किया जाता है, इनके यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और साथ ही राष्ट्रपति को कई प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं, उसको कई प्रकार के स्वविवेकी अधिकार दिए गए हैं और राष्ट्रपति वास्तव में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन यहाँ के जो मंत्री होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते और वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वो संसद के सदस्य नहीं होते लेकिन वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इनके यहाँ आपातकालीन शक्तियाँ किसको दी गई हैं, राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेंच प्रतिमान है राष्ट्रपति का, उसमें संवैधानिक तंत्र का निर्णायक मुखिया जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में होता है। तो राष्ट्रपति निर्णायक शक्ति हो गए,
प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है, जो कि उनकी मंत्रिमंडल होती है, वो संसद के सदस्य नहीं होते लेकिन उत्तरदायी संसद के प्रति ही होते हैं, और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इन्होंने अपने जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो मॉडल्स विकसित हुए हैं, ये किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था रही है या जो इतिहास रहा है उनका व्यवस्था को संभालने के लिए, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके आधार पर डेवलप किए गए हैं। तो फ्रेंच जिस रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरह के बदलाव वहाँ की व्यवस्था में आए हैं, उसके बाद उन्होंने अपने देश के लिए बेहतरीन व्यवस्था की है, जो हमें पढ़ने में थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन वहाँ के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके बाद इससे एक डिफरेंट चीज़ आप पढ़ेंगे, बहुल कार्यपालिका, जो कि स्विस मॉडल है। बहुल कार्यपालिका का जो स्विस मॉडल है, स्विट्ज़रलैंड में क्या है कि एक 7 सदस्यीय परिषद बनाई गई है, जो कि इसमें क्या है कि अलग अलग जो काउंटीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड की, वहाँ से अलग अलग व्यक्तियों को चुना जाता है ताकि उनका पूरा प्रतिनिधित्व मिले, और विभिन्न दल जो होते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे दल बने हुए हैं, उन दलों का भी प्रतिनिधित्व उसमें होता है। तो संघीय सरकार में 7 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और ये इसका चुनाव संघीय संसद के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में करते हैं, यानी कि जो संघीय संसद के सदस्य होते हैं वो अलग अलग वहाँ से चुन लिए जाते हैं, उनकी जो काउंटीज़ होती हैं उनसे, और उसके बाद में ये चुने जाते हैं। 4 वर्ष के लिए इसका चुनाव किया जा सकता है, मतलब 4 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है, और हर 1 साल बाद किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वहाँ पर, उससे क्या होता है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो कोई भी जो वहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है वो बाकी 6 के ऊपर नहीं होता, मतलब ये एक सहयोगी के रूप में होते हैं, वो केवल नाम मात्र का राष्ट्रपति चुना जाता है। सभी बाकी के 6 लोगों को भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, अलग अलग, जैसे कोई विदेश मंत्री बना दिया जाता है, कोई गृह मंत्री बना दिए जाते हैं, लेकिन वो जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं उसके अधीन नहीं होते, वो अपना अलग पूरा सिस्टम स्वायत्त रूप से चलाते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति को केवल क्या अधिकार होता है? राष्ट्रपति को वहाँ पर 2 प्रमुख अधिकार होते हैं, जिससे कि उसका वो, अगर 2 विभागों के बीच में किसी प्रकार की टकराहट हो तो राष्ट्रपति उनको बिठा के समझाइश कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उनको आदेश नहीं दे सकते कि आप ऐसा कीजिए। उनका काम होता है उनको समझाइश करना कि देखो तुम दोनों में ये टकरा रहा है और तुम चाहो तो इस चीज़ को इस तरह से ठीक कर सकते हो, वो सलाह दे सकते हैं। उन मानना ना मानना सामने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, वो माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। दूसरा, जो प्रोटोकॉल के तहत दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का स्वागत राष्ट्रपति ही प्रोटोकॉल के अनुसार करता है, तो उनका स्वागत सत्कार करने के लिए वो उपस्थित होते हैं। ये 2 मुख्य छोटे छोटे से, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति भी नहीं है ये, इसको शक्ति नहीं कहा जाएगा, तो ये 2 मुख्य बातें होती हैं। बाकी वहाँ पर जो बाकी होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सब दृष्टि से समान रूप से शक्तिशाली होते हैं। कोई विशिष्ट महत्व किसी अध्यक्ष को नहीं दिया जाता है, बारी बारी से चुने जाते हैं, और दूसरे जो निर्णय लेते हैं, बाकी के जो सदस्य होते हैं वो अपने कोई निर्णय लेते हैं, तो राष्ट्रपति को उन्हें बदलने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये स्विस मॉडल बहुल कार्यपालिका का माना जाता है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट जो है वो मैंने नोट्स की तरह इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कार्यपालिका के कार्य हैं। मैं आपको अब तक और दूसरा पॉइंट इसमें है कि कार्यपालिका की शक्ति में अभिवृद्धि के क्या कारण हैं। तो मैं आपको 2 या 3 PDF इस बारे में शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें डिटेल में ये पॉइंट हैं कि कार्यपालिका के क्या कार्य होते हैं और कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि के क्या कारण होते हैं। तो कार्यपालिका के कार्यों में जैसा कि प्रशासन का संचालन मतलब कार्यपालिका करती है, कूटनीतिक कार्य करती है, विधि निर्माण संबंधी कौन कौन से कार्य करती है, वित्तीय कार्य करती है, न्यायिक कार्य करती है, और अन्य कार्यों में जैसे संगठन में संप्रेषण बनाए रखना, व्यक्तियों के लिए आवश्यक सेवाएं प्राप्त करना, इस तरह के जो कार्य होते हैं वो मैंने जो आपसे PDF शेयर किया है उसमें वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि आप उसमें से नोट्स बना लीजिएगा, और वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप उसमें से 2-2 लाइन लिखेंगे तो ये बन जाएगा।
फिर आता है कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि के क्या कारण हैं। तो अगर आपको ये पढ़ने के बाद भी समझ ना आए, आप उन नोट्स आप में उसमें से नोट्स बनाइएगा। अगर आपको कार्यपालिका के कार्य और शक्ति में अभिवृद्धि के क्या कारण हैं, ये चीज़ें ठीक से समझ नहीं आए, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि मैम मेरे को नहीं समझ आया है, तो मैं उसको भी आपको समझा दूँगी, मुझे कोई समस्या नहीं है उसमें। तो शक्तियों में अभिवृद्धि के कारण के जैसे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण सबसे बड़ा जो रीज़न है वो तो है कि कल्याणकारी राज्यों का जब विकास हुआ है तो सरकारों के काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनका बहुत ज़्यादा दायरा बढ़ गया है, अपने नागरिकों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनसे उनकी हर प्रकार की न्यूनतम आवश्यकताओं का ध्यान रखना, उसके कारण भी जो है वो कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ी हैं। जितना ज़्यादा किसी के पास काम और जिम्मेदारी होती है उतना ज़्यादा उसको कार्य करने के अधिकार और शक्तियाँ देनी होती हैं, तो उसके कारण ऑब्वियसली उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। उसके अलावा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति सभी देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण भी कार्यपालिका शक्तिशाली होती जा रही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय और गृह संकट कई प्रकार के, जैसे बेरोजगारी, अकाल, सूखा, बाढ़, इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, उनके कारण भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, तो कार्यपालिका को ही आगे बढ़कर, क्योंकि वो क्रियान्वयन पक्ष पर जो काम करेगा उसी को अधिक शक्तियां दी जाएंगी। तो ये अंडरस्टूड है कि अंतर्राष्ट्रीय और गृह संकट के जो कारण हो रहे हैं उनकी वजह से भी कार्यपालिका की शक्तियों में काफ़ी उन्नति हुई है। फिर उसके बाद संचार और आवागमन के साधन जो बड़े हैं उसकी वजह से दूरियां बहुत सिमट गई हैं। हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहाँ पर कि सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जा सकता है, तो इसकी वजह से भी कार्यपालिका शक्ति में वृद्धि होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, मन की बात करते हैं और रेडियो पे भी प्रसारित कर सकते हैं, टीवी पे भी आते हैं, तो डायरेक्टली जनता से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो अपने आप पावरफुल होने लगे हैं धीरे धीरे। उसके अलावा राजनीतिक दलों के विकास से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जो कि राजनीतिक दलों में कठोर अनुशासन रखा जाता है, विहिप जारी किए जाते हैं। किसी भी नेता जो दल का सदस्य होता है उसे अपने मुखिया से अगेंस्ट बात बोलने का अधिकार नहीं होता, उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार के जो नियम होते हैं इसकी वजह से भी कार्यपालिका शक्ति में काफ़ी हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास। धीरे धीरे जिस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां आई हैं उन्होंने व्यवस्थापिका की शक्तियों को क्षीण कर दिया है, क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्य जो है ना तो उतनी समस्याओं की जटिलताओं को नहीं समझ पाते हैं। कानून जो बनाए जाते हैं वो कार्यपालिका की तरह से, जब हमने व्यवस्थापिका पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसके ह्रास के क्या कारण हैं, तो उन कारणों की वजह से भी व्यवस्थापिका की शक्ति क्षीण हुई है, इसीलिए कार्यपालिका की शक्ति भी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये आपका जो चैप्टर है वो पूरा होता है, जो कार्यपालिका का चैप्टर है वो। अगर आपको इसको समझने में कहीं भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको वो पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वो बता दूंगी। फिर मैंने आपको इस पे काफ़ी सारे PDF शेयर किए हैं, जो कि मैं आज चाहती हूँ कि मैंने इतने सारे PDF इसलिए भी आपको शेयर किए हैं, इतना सारा मटेरियल, कि आप इसे डिटेल में पढ़ें। मैं आपको बता चुकी हूँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आगे चल के जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इन पार्ट से बनेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप इसकी अच्छी डिटेल में स्टडी करें। मैंने आपको जो नोट शेयर किए हैं उनको आप लिख सकते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर लिखिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हें देखिए, आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करिए, बुक के पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हें करिए। तो इससे आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग में उसको लिखने में दिक्कत आ रही हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं, मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ, मैंने आपको कहा है कि आप कुछ क्वेश्चंस को लिख करके मुझसे चेक करवा सकते हैं। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन लिखा है, वो किस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग है, वो ठीक है या नहीं है, आप मेरे पर्सनल नंबर पे उसे भेज सकते हैं, मैं आपको चेक करके उसको बताऊँगी। नेक्स्ट जो है हम चैप्टर करेंगे न्यायपालिका का। पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ी डिटेल शेयर करूँगी।
आप उन्हें पढ़िएगा, उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।